मॉर्निंग स्टूडेंट, भगवती शिक्षा प्रशिक्षण की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इसी के साथ हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे, हम रेखीय अभिक्रम पढ़ रहे थे। उनमें अपने रेखीय अभिक्रम को समझा, उनके पद बनाना सीखे कि पद कैसे बनाए जाते हैं, परिभाषाएं देखी, उसका तरीका देखा, ये सारी चीज़ देखी। अब इसी के साथ में रेखीय अभिक्रम जो है अपना टॉपिक है, ये अपना कल स्टार्ट हो चुका था। तो रेखीय अभिक्रम में यही था कि हमें किन चीज़ों का अध्ययन करना है कि रेखीय अभिक्रम, क्योंकि हमने कल देखा था तो रेखीय अभिक्रम में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी, पूरा समझ लिया था, पद बनाना सीख लिया था, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो मैंने पदों के माध्यम से भी आपको समझा दिया था। इसी प्रकार से जो अपना आगे का टॉपिक है रेखीय अभिक्रम में इसकी क्या संरचना है, क्या सीमाएं हैं, क्या विशेषताएं। आज का अपना टॉपिक है विशेषताएं, सीमाएं और इसकी संरचना। तो हम इनको समझ लेते हैं और तो अपन का ये टॉपिक इसी के साथ में फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए बड़ी सारी चीज़ देख लेते हैं, किसी भी टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, अधूरा ज्ञान बेकार होता है, सोचा पूरा समझ लेना चाहिए। तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं रेखीय अभिक्रम की संरचना, कि रेखीय अभिक्रम की संरचना कैसी होती है। तो मैंने देखा था डायग्राम में 5 फ्रेम बनाए थे, 5 फ्रेम के माध्यम से एक फ्रेम का था। तो फ्रेम में उसमें गलत उत्तर सही उत्तर दोनों लिखे होते हैं, सही उत्तर गलत उत्तर दो लिख देते हैं, तो उसमें पता लग जाता है गलती है सही है फ्रेम में, क्योंकि गलत है तो आगे बढ़ेगा नहीं स्टूडेंट, उसी फ्रेम रहेगा, तो उसको जब तक सही उत्तर नहीं लिखेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार से बनी है संरचना। अब यह है उद्दीपन। देखिए संरचना में है पहला पॉइंट है उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या है, उद्दीपन क्या है क्या नहीं है, छात्र इसमें क्या करता है क्या नहीं करता है, अपन ये चीजों को समझ लेते हैं। इसी प्रकार से उद्दीपन में है रेखीय अभिक्रम में पाठ्य वस्तु अथवा पद उद्दीपन होते हैं जो छात्र को प्रतिक्रिया करने के लिए वो करते हैं। तो जो उद्दीपन होता है इसमें छात्र क्या करता है प्रतिक्रिया, तो ये क्या है स्वतंत्र चर। क्योंकि स्वतंत्र इसलिए है कि इसमें छात्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसमें किसी का कोई बोझ नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, क्रिया कर सकता है, अनुक्रिया कर सकता है, और किस प्रकार करता है किस प्रकार नहीं करता वो कर सकता है। बाकी वस्तु में उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी चीजें वो समझ लेता है। इसी प्रकार से उद्दीपन में ये हो गया स्वतंत्र, यानी रेखीय अभिक्रम की संरचना बनानी है तो उसमें उद्दीपन होगा, अनुक्रिया होगी, पुनर्वलन होगा। 3 पॉइंट है इसके संरचना के। इससे पहले भी मैंने क्या क्या पढ़ा था, मैंने इसकी संरचना नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब हम इसमें उसकी परिभाषा वगैरह, इसके प्रकार, अनुदेशन के, ये सारी चीज़ों का अपन अध्ययन कर चुके थे। इसी प्रकार से अपन देखते हैं, इससे पहले मैंने पद देखे थे, इसके जो पद थे तो उसमें क्या था, प्रस्तावना पद था, शिक्षण था, अभ्यास था, मूल्यांकन था। तो अपन ने देखा था संरचना में पदों में पहले देखा था कि पद है तो संरचना बनेगी, संरचना बनाने बिना कुछ नहीं होता है। तो संरचना में उद्दीपन जो है इसमें छात्र जो अनुक्रिया करता है, पाठ्य वस्तु पूर्ति करता है, तो उसमें वो प्रतिक्रिया अपनी खुद की दे सकता है, उसकी प्रतिक्रिया उसके अनुसार होती है, कैसे भी हो सकती है। तो उद्दीपन जो होता है उसमें स्वतंत्र होता है, तो उद्दीपन में छात्र स्वतंत्र है। इसी प्रकार से जो अपना अगला है वो क्या है अनुक्रिया। तो अनुक्रिया में क्या होगा, अनुक्रिया में यह है छात्र पाठ्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत उद्दीपक के प्रति क्या प्रतिक्रिया अर्पित करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। मतलब बच्चा जो उद्दीपन क्या है अनुक्रिया कब करेगा, जब पाठ्य वस्तु के प्रति उसमें उद्दीपन होगा तभी उसमें अनुक्रिया होगी। तो अनुक्रिया क्या है किस पे होगी, तो ये क्या है आश्रित। अब ये आश्रित चर कैसे है, क्योंकि अनुक्रिया किस पे उद्दीपन पे, उद्दीपन किस पे पाठ्य वस्तु पे, जो पढ़ने की चीज है वो होगी इसमें। तो पाठ्य वस्तु अनुक्रिया किस पे करेगा, आश्रित चर ऐसे है कि जो भी टॉपिक शिक्षक तय करेगा, जो भी फ्रेम बनेंगे वो एक शिक्षक तय करेगा, जब तक अगर शिक्षक उनको नहीं तय करेगा तो अनुक्रिया कैसे होगी, होगी नहीं। तो उद्दीपन नहीं होगा तो अनुक्रिया होगी नहीं। उद्दीपन का जरूरी है, इसकी अनुक्रिया आश्रित चर है, इसमें ये निर्भर करता है किस पर, उद्दीपक पर, ये इस पर डिपेंड है उद्दीपन पर। अनुक्रिया किस पर डिपेंड है उद्दीपन पर। उद्दीपन नहीं होगा तो अनुक्रिया नहीं होगी, और उद्दीपन किसके प्रति होगा पाठ्य वस्तु के प्रति, तो कौन करेगा इसमें छात्र। अब क्योंकि अनुक्रिया उद्दीपक पर निर्भर होती है, अनुक्रिया से छात्र ज्ञान में वृद्धि होती है तथा अनुक्रिया की पुष्टि छात्र को पुनर्वलन प्रदान करती है। यानी उद्दीपक जो है, उद्दीपक कौन है, यानी जो प्रेरित करे, जो बालक में उद्दीपन लाए और क्रिया प्रतिक्रिया के लिए वो करे। तो उसमें पाठ्य वस्तु तो उद्दीपन है, उद्दीपन है तो अनुक्रिया। इसमें इसलिए उद्दीपन किसमें हो रहा है छात्र में, तो वो छात्र क्या है स्वतंत्र, क्योंकि वो चाहे तो वो अपने अंदर उद्दीपन ला सकता है और वो नहीं भी ला सकता है, तो इसलिए वो स्वतंत्र है। और अनुक्रिया उद्दीपन में अगर उसमें उद्दीपन हो गया तो अनुक्रिया जरूर होगी, अनुक्रिया यानी प्रतिक्रिया वो जरूर करेगा पाठ्य वस्तु के प्रति।
तो पाठ्यवस्तु किस पे हो गया, ये उद्दीपन पर डिपेंड हो गया, तो ये आश्रित चर हो गया। जब स्वतंत्र चर पे होता है तो किसी पर डिपेंड नहीं हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, कुछ भी करे कुछ ना करे, ये उसकी मानसिक स्थिति, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, उसकी जिज्ञासा पर करता है। लेकिन जो आश्रित चर होते हैं वो किसी ना किसी पर डिपेंड होते हैं, वो उस चर मतलब अगर वो नहीं है तो उसके बिना आश्रित चर भी दूसरा है, दूसरे के बिना वो एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते, मतलब पहले से वो डिसाइड करेगा तभी जाके होगा, इसलिए आश्रित दूसरे पे आश्रित हो। अब इसमें अगला है पुनर्विलोम, मतलब संरचना में पहला हो गया उद्दीपन, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा पुनर्विलोम। अब पुनर्विलोम क्या है? पुनर्विलोम में ये है कि छात्रों को अपनी अनुक्रिया का मूल्यांकन करने हेतु प्रत्येक फ्रेम के अंत में सही उत्तर दिया होता है। मालूम है फ्रेम बताए थे, उसके अंदर लास्ट में सही उत्तर लिखे होते हैं, सभी के कौन कौन सा क्वेश्चन था कौन सा नहीं था उसको दिया होता है। तो इसी प्रकार से अनुक्रिया सही होने पर छात्र प्रसन्न होकर अधिक सीखने के लिए प्रेरित होता है। तो अनुक्रिया करेगा, उसका उत्तर सही होगा तो आगे का प्रश्न पढ़ेगा, अगर उसका नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। तो उसमें पुनर्विलोम इसलिए है कि मतलब उसको उत्तर प्रश्न फ्रेम में पीछे लिखे होते हैं उत्तर सारे साथ में, तो प्रश्न को लिखता है तो वो पुनर्विलोम ले जाता है कि सही करा या गलत करा, कि उसमें देख सकता है। तो ये पंक्ति हो गई रेखीय विक्रम की संरचना, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्विलोम। तो इसमें क्या हो गया पुनर्विलोम, बच्चों को जितना मिलेगा वो उतना सीखेगा। पुनर्विलोम तो मैं आपको पहले समझा दूँ, पुनर्विलोम 2 प्रकार के होते हैं, तो जितना उसको मोटिवेशन मिलता जाएगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा। तो पुनर्विलोम में यही होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक अनुक्रिया दूसरी अनुक्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य करती है, मतलब जो अनुक्रिया होती है एक अनुक्रिया दूसरी अनुक्रिया पर डिपेंड करती है, तो मतलब एक अनुक्रिया हो गई उसको पुनर्विलोम मिल गया, चाहे वो कैसा भी मिला हो, नकारात्मक मिला हो चाहे सकारात्मक मिला, पुनर्विलोम मिला। तो जो एक अनुक्रिया होती है वो दूसरे पे जरूर डिपेंड होती है, पहले अनुक्रिया की तो दूसरी भी जरूर होगी, क्योंकि उस अनुक्रिया से वो अनुक्रिया जुड़ी होती है। तो इसमें यही है। इसके बाद जो होता है, जो छोटे छोटे पदों का सारा लेकर कर प्रत्येक पद का पुनर्विलोम देके अधिगमकर्ता को वांछित व्यवहार को कौशल सिखाया जा सकता है। मतलब इससे क्या होता है, जो अधिगमकर्ता होता है सीखने वाला होता है, तो वो अपने व्यवहार को परिवर्तन कर सकता है, किसी कौशल के माध्यम से सिखाया जा सकता है। तो इसलिए हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, रेखीय विक्रम में पढ़ रहे हैं। तो इसके फ्रेम के माध्यम से परीक्षण में सफलता मिली या नहीं मिली, ये सारी चीजों का इसमें पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से हमने ये चीज देखी, तो पुनर्विलोम से छात्रों को क्या मिलता है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होता है पुनर्विलोम से, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहित होता है। अगर पुनर्विलोम बच्चे को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है, अपन शिक्षण पढ़ रहे थे, अधिगम पढ़ रहे थे, तो पुनर्विलोम वो माध्यम है जिसके से बच्चे में रुचि जागृत होती है। पुनर्विलोम से बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है। कमजोर बालक है उनको समझाया जाए, पुनर्विलोम के माध्यम से उनको अच्छे से समझाया जाए, तो वो भी गलतियों में सुधार करने लगते हैं और सुधर जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो रेखीय विक्रम में वही था, छोटे छोटे पद थे, बच्चा अच्छे से पढ़ रहा था। हम पिछले वीडियो में ये चीज समझ चुके थे कि रेखीय विक्रम क्या है। पद इतने थे कि बच्चा आराम से पढ़ सकता है, आराम से समझ सकता है, और वो उसको पढ़ने में बोर भी नहीं होता और उत्तर भी जल्दी से दे देता है, और उसमें उत्तर भी सही गलत का लिखा होता है। तो पुनर्विलोम उसमें यही है कि अगर बच्चे को समय समय पर पुनर्विलोम मिलता रहेगा तो बहुत अच्छा कार्य करेगा, बहुत अच्छा समझेगा। इसी प्रकार से अगला टॉपिक बना रेखीय विक्रम की विशेषताएं। तो रेखीय विक्रम की विशेषताएं अपन अब देखते हैं कि मतलब इसमें विशेषताएं क्या है, ये क्यों उपयोगी है, कि इससे क्या होता है, बच्चों में क्या गुण होती है। क्योंकि संरचना देखी अपन ने, इसके पद देखे थे, विस्तारना, शिक्षण, अभ्यास, मूल्यांकन, सारी चीज थी। तो मतलब रेखीय विक्रम जो है वो दिया है BF स्किनर ने 1954 में। तो इनका मतलब क्या था कि बालकों में क्या करना चाहते थे, उन्हें प्रयोग किए पशुओं पे, पक्षियों पे, चूहे पे, कबूतर पे। तो मतलब उनका क्या था, उनका यही था कि व्यवहार में परिवर्तन किस तरीके से और बच्चा व्यवहार में परिवर्तन कैसे ला सकता है, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, तो उनमें परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब एक सिखाने वाला अच्छा हो तो विद्यार्थी हो चाहे जानवर हो उसको भी वो सिखा सकता है, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है सिखाने वाले पे कि वो क्या सिखाना चाहता है, क्या नहीं सिखाना चाहता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं विशेषताएं। अब विशेषताओं में यह है कि रेखीय विक्रम में सक्रियता। अब सक्रियता किसमें, ये पॉइंट बनाए हैं, तो सक्रियता कैसे आएगी, इन चीजों को हम देखते हैं। सक्रियता कैसे होगी, किसमें होगी, छात्र। अब छात्र में सक्रियता कैसे होगी, मतलब जो छात्र सक्रिय रहकर उद्दीपन प्राप्त करते हैं वे सक्रिय रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सक्रिय कैसे रहते हैं कि बालक को यानी छात्र विद्यार्थी जो भी है वो सक्रियता कैसे आएगी, सक्रियता ऐसे आएगी, वो पद छोटे हैं और वो पढ़ते हैं और उनको उत्तर वही मिल जाता है, उत्तर उसमें से लिख लेते हैं।
और वो पुनर्बल भी नहीं मिलता है, गलत सही का उनको पता लग जाता है। तो जब बच्चे को गलत सही का चीज का पता लग जाएगा तो वो सक्रिय होकर और अच्छा करेगा, है ना। अपन कोई पालन में अपन ये काम अच्छा करता तो अपन सोचेंगे आगे अपन बहुत अच्छा और काम कर सकते हैं और करने की हम कोशिश भी करते हैं फिर। अब इसमें दूसरी विशेषता यही है करके सीखना। जब बालक सक्रिय रहकर सीखेगा तो वो आगे क्या करेगा, करके सीखने की कोशिश करेगा, उस कार्य को और अच्छे से करेगा, मतलब अपने हाथों के माध्यम से, अपनी क्रिया के माध्यम से उन चीजों को करने की कोशिश करेगा। तो मतलब जो विधि रेखीय अभिक्रम विधि है तो ये करके सीखने की विधि है। कैसी विधि है? रेखीय अभिक्रम करके सीखने की, क्योंकि इसमें जो पद भी होते हैं तो बालक को खुद पढ़ने होते हैं, खुद ही करना होता है। तो जो करके सीखने का रेखीय अभिक्रम है वो करके सीखने की विधि है। तो इसमें बालक क्रिया करता है, क्रियाशील रहता है और सक्रिय रहकर ये करके सीखने की विधि का प्रयोग करता है और वो इस कार्य को अपने ढंग से करने की कोशिश करता है। अब तीसरा है रचनात्मक अध्ययन। अब रचनात्मक अध्ययन कैसे करके सीखना है, सक्रियता आ गई, पॉइंट एक दूसरे जुड़े हुए रचनात्मक, यानी बच्चा इसमें खुद विद्यार्थी बच्चा जो भी है इसमें, तो इसका आधार केंद्र क्या है? रचनात्मक अध्ययन। अब रचनात्मक में यही है कि इसमें अनुक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है। जो ये रेखीय अभिक्रम है तो इसमें अनुक्रिया पर बहुत बल दिया जाता है। अगर अनुक्रिया नहीं होगी तो बच्चे में भी प्रतिक्रिया नहीं होगी उसके प्रति, क्योंकि अभी हमने बोला था मैंने, यानी एक अनुक्रिया दूसरी अनुक्रिया पे डिपेंड होती है। इसी प्रकार से यानी रचनात्मक अध्ययन मतलब इसमें एक केंद्र जो होता है वो रचनात्मक बच्चा खुद करता है और खुद अपनी वो करता है, उसमें आंसर ढूंढता है, खुद लिखता है, उसका क्या माध्यम है क्या नहीं है वो यही। अब इसमें आगे अनुक्रिया, अनुक्रिया जब भी करेगा जब उसको मिलेगी, तो रचनात्मक करेगा तो अनुक्रिया उसमें अपने आप ही आ जाएगी। जब सक्रिय हो जाएगा, करके सीखेगा, खुद रचनात्मक क्रियाएं करेगा, कि रचनात्मक मतलब डायग्राम बनाएगा या कुछ भी करेगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा वो, तो अनुक्रिया हो जाएगी। अब अनुक्रिया में क्या है कि अनुक्रिया इंसान कब करता है? जब उसको पुनर्जन्म मिलता रहता है। तो जो ये अपन की रेखीय अभिक्रम जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें अनुक्रिया को विशेष बन दिया जाता है। इससे क्या होता है? बच्चे में उत्साह आता है, अनुक्रिया करता है, उत्साह आता है, प्रोत्साहित होता है और क्रिया करने के लिए वो खुद मजबूर होता है कि मैं खुद करूँगा और कुछ करना चाहता हूँ। पांचवा है आत्मशक्ति। जो रेखीय अभिक्रम है इसमें बच्चा अपनी आत्मशक्ति, इसमें यही था कि बच्चा अपनी शक्ति के अनुसार स्वतंत्र है। इसमें अपन ने बड़ा उद्दीपन कि मतलब आत्मशक्ति कैसे आएगी कि मतलब उसको आत्मशक्ति जब आएगी कि वो खुद कार्य कर रहा है, उसको कोई डांटने वाला कोई लोग नहीं है, इसमें कोई शिक्षक का बर्डन नहीं होता, इसमें कुछ वो करता है जो अपनी शक्ति से करता है, उसको जितना करना होता है वो उतना ही करता है। तो आत्मशक्ति का महत्व है इसमें कि उसमें आत्मशक्ति, सॉरी टॉपिक मैंने 2 बार लिख दिया, आगे लिख दिया, इसको मैं एक को हटा देती हूँ, इसकी जगह में दूसरा टॉपिक लिख दूँगी। इसी प्रकार से इसमें अपन लिखते हैं सरल और स्पष्ट। तो सरल और स्पष्ट जो रेखीय अभिक्रम होते हैं ये सरल बनाए जाते हैं। यानी इसमें एक चीज थी कि जो एक मानसिक वाले आयु के स्तर के बच्चे इसको एक ही मानसिक आयु को या अलग अलग मानसिक आयु को सभी प्रकार के बालक इसमें कर सकते हैं। तो ये जो विधि है वो सरल और स्पष्ट होती है। इसमें जो पहले पाठ्य वस्तु जो शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है, निर्माण कर दिया जाता है, उसमें से ही ये प्रश्न निकाले जाते हैं, उसी में से टॉपिक निकाले जाते हैं। तो बालक का ये ज्ञान पहले से कहते हैं स्थायी था, तो वो ये इसलिए करा जाता है कि उसका मूल्यांकन बालक स्वयं कर सके। तो ये सरल और स्पष्ट है। इसी प्रकार अगला है हमारे 7वां पॉइंट मानसिक आयु, मतलब इसमें मानसिक आयु में सभी मानसिक आयु के बालक इसमें अध्ययन कर सकते हैं। ये सभी मानसिक आयु के लिए रेखीय अभिक्रम बनाए जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि नहीं प्रतिभाशाली होंगे कि मंद बुद्धि होगी, सभी बालकों के लिए, सभी प्रकार के बालकों के लिए ये उपयोगी विधि है। तो जो हो गया रेखीय अभिक्रम मानसिक आयु। अब ये खंड विधि, खंड विधि का मतलब आप समझते होंगे खंड विधि होती क्या है। खंड विधि किसी भी बड़ी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, उसको समझाने के लिए किसी भी चीज के टुकड़े करना। जैसे कि हम सब किसी बालक को कोई कहते हैं ना, अपन सब शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, किसी जैसे कोई प्रयोग करना है या फिर कोई बुक में कोई चैप्टर कहानी कविता पूरी करनी है तो उसमें अपन कैसे करेंगे? हम लोग ऐसे करेंगे कि मतलब बालक को हर चीज के छोटे 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 टुकड़े कर देंगे। यानी ये तो पूरा रेखीय अभिक्रम अभिक्रम का अन्वेषण पढ़ रहे हैं, तो अन्वेषण में ये था कि बच्चे को व बालक को अध्ययन कराने के लिए छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाए। तो इसमें मैन इसकी विशेषता यही है कि खंड विधि है, खंड छोटे छोटे टुकड़ों में बालक को समझाया जा सकता है और
बालक को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाती है। तो इसकी एक विशेषता है खंडविधि। अब इसका 9वां है मनोविज्ञान का सिद्धांत। जो रेखीय अभिक्रम, जो अभिक्रमित अनुदेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत यानी मनोवैज्ञानिक विधि है ये तो अपन जानते हैं। मनोवैज्ञानिक बालक की आयु स्तर से सीखने का स्तर, उसको करके सीखने, मतलब बालक को पूर्ण रूप से इसमें स्वतंत्र किया गया है कि बालक चाहे जैसे सीख सकता है और बालक की आयु, उसकी मानसिक जो है स्थिति, उसके अनुसार वो पढ़े। तो ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सारी अभिक्रम बनाए गए हैं। अगला पॉइंट है अपना इसमें लक्ष्य प्राप्ति, मतलब बालक इसमें धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। धीरे धीरे कहता है पूर्ण विभाग, पहले उसका कौन सा विभाग था, कौन सा नहीं था, फिर अंतिम विभाग हमने डायग्राम के माध्यम से सारी चीज समझी थी कि उसका पहले का विभाग क्या था, उसका अंतिम विभाग क्या हुआ। तो वो जब अंतिम विभाग करता है तो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है, मतलब जो उसका लक्ष्य है वहां तक वो पहुंच जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति वो कर लेता है। तो इसी प्रकार से अगर लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा तो उसको मान लो लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी तो सारी चीज सीख गया, मतलब पुरस्कार दंड सीखने की अधिक प्रभावित करते हैं। तो इसी अभिक्रम को क्या होता है, सीखना अधिक रचनात्मक हो जाता है। इसमें शिक्षक केवल निर्देशक भूमिका में रहता है, मतलब शिक्षक जो इसमें होता है वो निर्देशक भूमिका में होता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, इसमें विशेषता है शिक्षक निर्देशक के रूप में। तो अपने पास ये पॉइंट भी आ गया, शिक्षक निर्देशक के रूप में रहता है। अब इसमें पदों का क्रम तार्किक, जो पद होते हैं वो तार्किक होते हैं, तार्किकता जुड़ी होती है, टॉपिक एक होता है। मतलब इसमें जो मैंने पेड़ पौधे, मैंने डायग्राम बताया था, वो स्वयं बताए थे, तो पदों उसमें पेड़ पौधे थे, तो अपन जो भी कुछ लिख लेते तो पेड़ पौधे पे ही पूरा टॉपिक लिखना था। तो तार्किक उत्तर आ रहा था, उत्तर से प्रश्न चालू हो रहा था, क्योंकि अपन जो शिक्षण क्वेश्चन पढ़ते हैं उनमें अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना कैसे निकालते हैं कि बालक को समझ जाए, उसे पूर्ण विभाग को उसमें जोड़ते हुए लाते हैं, और जहाँ तक उनको आता है तो अपने टॉपिक पे आ जाना चाहिए, प्रश्न ऐसा होता है। तो पदों का क्रम तार्किक, यानी पद का क्रम तार्किक होता है, जुड़ा होता है, वो दर से, मतलब ये नहीं कि इधर से उठा लिया इधर से उठा लिया, वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड होता है, उसी टॉपिक में से उठता है। तो इसलिए बच्चों को क्या है, पढ़ने में समस्या नहीं आती है। और शिक्षक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, यानी शिक्षक निर्देशक है इसमें, मतलब निर्देश देने वाला है, लेकिन क्या है वो सामने नहीं होता। क्योंकि सामने नहीं होता इस वजह से क्योंकि बच्चा, क्योंकि इसमें स्वतंत्र है, भूमिका निभा सकता है, वो सारी चीज शिक्षक के द्वारा ही होती है, लेकिन फिर भी वो छात्र इसमें फ्री रहता है। इसमें त्रुटियों का प्रतिशत कितना, बहुत कम होता है, इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत कम होती है। छात्र एक रेखा में गति करता हुआ अंतिम विभाग तक पहुंचता है, ठीक है। और ये अभिक्रम का हमने पढ़ा था कि एक रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में होता है, समान पथ मिलता है, और इसमें सरलता होती है, सक्षम होता है। तो ये परंपरागत विधि जो शिक्षण में, तो ये एक नई विधि भी है, मतलब इसको नई विधि भी कह सकते हैं बालकों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि जो पहले का प्राचीन समय में जो था तो उसमें यही था कि बुक ज्ञान देते थे व्याख्यान माध्यम से, तो उसमें ज़्यादा विधि नहीं थी, बालक ज़्यादा वो फाउंडेशन में थे। लेकिन जो अब नया जो उसमें है तो बालक को कैसे भी सीख सकता है। तो हमने इसके इतने सारे पॉइंट देखे, विशेषताएं देखी। तो विशेषताएं में हमने देख लिया सक्रियता, करके सीखना, रचनात्मक, सारी चीजें हमने पढ़ी शिक्षण निर्देशक के रूप में तक अपन इसका अध्ययन कर चुके हैं। और एक चीज और है, तो ये रेखीय अभिक्रम है, ये पत्राचार में बहुत उपयोगी है, पत्राचार के उसमें बहुत उपयोगी विधि है, इसमें एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो। अब आगे देखिए सीमाएं या दोष। अब सीमाएं या दोष, क्योंकि कोई भी चीज है तो किसी न उसकी सीमाएं और दोष तो जरूर होते हैं, कितनी भी अच्छाई होगी लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर होगी। कहते हैं हर व्यक्ति में भी कोई ना कोई कमी जरूर होती है, पूर्ण कोई नहीं है। तो इसी प्रकार से सीमाएं दोष, तो इसमें क्या है, रेखीय विक्रम में जो सीमाएं दोष है, इसमें कल्पना, चिंतन एवं रचनात्मक शक्तियों के विकास में बाधा। तो इसमें ऐसा क्यों कहा गया है, कल्पना, चिंतन, रचनात्मक शक्तियों के विकास में बाधा। मतलब जो रेखीय विक्रम है इसमें मतलब जो अभिक्रम दे दिए जाते हैं, पद दिए जाते हैं, तो उसमें बच्चा कल्पना सोचता नहीं है, सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको सामने पढ़ लिया, उसको उत्तर देना है वहां से, अब उत्तर उसी में से देना है, तो बच्चे की कल्पना शक्ति तो वही खत्म होगी, चिंतन करेगा नहीं, क्योंकि सामने पढ़ लिया, सामने उत्तर आगे तो लिख देगा। तो इसका सबसे बड़ी कमी यही है, हानि यही है कि बालक को इसमें खुद का विचार नहीं ले सकता, ना खुद यूज में रह सकता। तो इसकी कमी है, ये दोष है इसका कि कल्पना, चिंतन और रचनात्मक शक्ति और विकास में बाधा रहती है, सबसे क्लियर उसमें लिखी हुई होती है, इस वजह से बाधा होती है। तो इसमें सबसे बड़ा दोष इसका यही है कि इसमें बच्चा अपनी खुद की सोच, चिंतन शामिल नहीं कर सकता।
तो चिंतन जब शामिल नहीं करेगा तो मालूम विकास में बाधा तो उत्पन्न होगी। तो विकास में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि बच्चा इसमें अपनी कल्पना शक्ति, रचना शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी इसमें दोष यही है कि बच्चा जब कहते हैं ना बच्चा खुद नहीं करेगा, कुछ करके नहीं सीखेगा, खुद अपना सोचेगा नहीं, तर्क शक्ति नहीं आएगी, कोई चीज़ नहीं आएगी, तो बच्चा कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उसका अधिगम भी अच्छा नहीं होगा। अब दूसरा है प्रतिभाशाली रुचि नहीं लेती। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो वैसे ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनका बुद्धि का स्तर अच्छा होता है, उच्च स्तर के होते हैं, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें में क्या रुचि नहीं लेते। वो जानते हैं कि हम एक बार पढ़ लेंगे, हम क्लियर कर लेंगे, हम 2 मिनट में मतलब जो 10-15 मिनट का काम हो वो सेकेंडों में कर लेते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो इसमें रुचि नहीं लेते कि उनको ये कार्य तो छोटा सा लगता है। अगला टॉपिक है विषय वस्तु को एक विधि। अपने देखा खंड विधि है ये छोटे टुकड़े में, तो ये विषय वस्तु पूरी एक ही विधि में रहती है। लाइन लिख दी, प्रश्न लिख दिए, लाइन लिख दी, प्रश्न लिख दी, सेम लिख दी, तो बच्चा इसको करते करते बोर हो जाता है। उसको फिर ये लगता है अरे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं आता, मतलब कुछ ही समय में वो ऊब जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कि बच्चे इसमें रुचि नहीं लेते। तो रुचि नहीं लेते तो उसमें यही है कि विषय वस्तु को एक ही विधि सिखाया जाता है, बच्चा ऊब रहा है, बोर हो रहा है। तो क्योंकि बच्चों को क्या होता है, उनमें एक चीज़ होती है, उनको नए नई चीज़ अच्छी लगती है, नए नए काम करना उनको अच्छा लगता है, सीखना, ज़्यादा ज्ञान सीखना अच्छा लगता है। तो ये विधि जो रेखीय है तो विषय वस्तु की एक ही विधि है, मतलब एक ही तरीका है ये सब चीज़ें, तो बच्चा इसमें बोर हो जाता है। तो इसके दोष है ये भी कि इसमें बच्चा अपनी खुद की कल्पना शक्ति, चिंतन नहीं देख रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, खुद का सोच नहीं लगा पा रहा। तो सबसे बड़ा दोष तो यही है कि बच्चे में अपनी वो सोच नहीं है। समय एवं शक्ति का अभाव। तो इसमें एक चीज़ तो यही है कि धन, मतलब अगर कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, लाइट का उपयोग कर रहे हैं, सारी चीज़ों कोई माध्यम उसका प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह से कर रहे हैं, तो उसमें समय भी जा रहा है, धन भी जा रहा है और उसका अपडेट भी हो रहा है कि बच्चा सीख नहीं रहा है और अपना कुछ मुझे दे रहा क्योंकि उसकी क्रिया ही नहीं हुई ना उसमें, इस वजह से। तो समय और शक्ति का अभाव। अब इसमें है अगला अध्यापक भूमिका हीन। मतलब इसमें अध्यापक है जो महत्व ही है, उसका अध्यापक का कोई महत्व नहीं है ना, क्योंकि अध्यापक ने समझ दे दिया, क्वेश्चन बना के बात कर रहे हैं, अपना उत्तर देख रहे हैं, तो इसमें अध्यापक का महत्व नहीं रहा, तो अध्यापक हो गया इसमें भूमिकाहीन। अध्यापक की भूमिका कोई मतलब नहीं है। अब ये चीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें मतलब शिक्षण जो ये है का विकल्प अनुदेशन है, तो इसमें शिक्षक की आवश्यकता भी नहीं होती, शिक्षक कंप्लीट करके सारी चीज़ दे देता है और वो बच्चा आराम से करता है। तो अध्यापक भूमिकाहीन। अब इसी प्रकार छठा है व्यक्तिगत आवश्यकता। अब व्यक्तिगत आवश्यकता का मतलब क्या है, इसका दोष कैसे है कि व्यक्तिगत आवश्यकता मतलब इसमें यही है कि इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है कि किस बालक को किस चीज़ की आवश्यकता है, किसकी नहीं है, बच्चा किस लेवल का है, तो वो क्या चाहता है। क्योंकि इसमें पूरी मानसिक आयु एक सभी समान है, सभी मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चा सभी पढ़ना चाहे और उसी तरीके से पढ़ना चाहे, हर किसी का तरीका अलग होता है। तो इसमें व्यक्तिगत जो आवश्यकता है उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता है, बिना आवश्यकता मतलब इसमें सभी का समान कार्य होता है, सब कुछ होता है, तो इसलिए इसमें व्यक्तिगत जो बालकों की आवश्यकता उनकी पूर्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से अगला है सातवां सुधारात्मक शिक्षण। जो इसमें जो शिक्षण होता है वो सुधारात्मक नहीं है, बच्चों को इसके माध्यम से सुधारा नहीं जा सकता है, उसकी गलतियां समझानी है, उसको बताना है, तो इस शिक्षण से वो नहीं है। क्योंकि जब इसमें अगला पॉइंट आया था कि अध्यापक भूमिका महत्वहीन है, तो जो सुधार करने हैं, उसकी जो गलतियां कर रहा है वो चीज़ उसमें वो खुद देख रहा है, तो उसमें सुधार नहीं आता क्योंकि इसमें व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखा गया, तो इसमें सुधारात्मक शिक्षण कैसे होगा। तो इसमें सुधार शिक्षण बिल्कुल नहीं होता है, बच्चा नहीं सुधर सकता और उसको कोई चीज़ के समझना हो, कुछ करना हो तो नहीं कर पाता, तो ये सुधारात्मक शिक्षण ही है, इसमें सुधार का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से आठवां है सृजनात्मक उद्देश्य। अब सृजनात्मक उद्देश्य मतलब बच्चे में क्रिएटिविटी कैसे आए, वो अपना करके कैसे सीखे, इसमें कैसे, तो इसमें जो सृजनात्मकता का उद्देश्य है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। इसमें जो क्रिएटिविटी बच्चे में लानी होती है वो नहीं आती, एक शिक्षक जो चाहता है वो बच्चों में नहीं ला सकता। तो इसमें यही है कि जो उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है उसको, जो सृजनात्मक उद्देश्यों की उसमें जो लानी है उद्देश्य लक्ष्य तक, तो वो नहीं पहुँच पाता इसमें। क्योंकि अगर इसमें बच्चे को अगर सुधारात्मक शिक्षण नहीं दिया जा रहा है, उसको गलतियों को नहीं सुधारा जाता है, कुछ नहीं हो रहा है, शिक्षक इसमें महत्वहीन है, भूमिकाहीन है, जब बेगुनी है तो नहीं हो सकता। अगर बच्चा सामने रहता है, शिक्षक उसको पूछता है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो गलतियाँ करता है तो शिक्षक उसको वहीं के वहीं समझा सकता है। अब समझा देता है तो बालक को वो चीज़ समझ में आ जाती है और वो कार्य के लिए और अभिप्रेरित हो जाता है। तो इसलिए इसमें ये काम करना है कि सृजनात्मक उद्देश्य जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति बच्चा इसमें नहीं करता और उसमें
क्रिएटिविटी नहीं आती, उसको जो करना है उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। अगला इसी प्रकार से 9वां है मौलिकता व तर्क शक्ति। अब मौलिकता व तर्क शक्ति, जब ये अभिक्रम में शिक्षक नहीं है, शिक्षक सामने नहीं है, बालक खुद कुछ करता है, तो मौलिकता व तर्क शक्ति का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि मौलिकता जब आती है, बालक सामने है, अपन पूछ रहे हैं और उसको पता लग रहा है कि हाँ इसमें तर्क शक्ति है, ये अपने से प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर दे सकते हैं, या इसको कोई समस्या है तो वो सुलझानी है। तो कई बालक ऐसे होते हैं कि जैसे कि सामने पढ़ रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ चलती रहती है कि उनकी समस्या का समाधान हो, तो नहीं हो सकता। वो कुछ सोच रहा है, बच्चा को कल्पना चिंतन और रचनात्मक शक्ति विकास में बाधा तो है ही है, लेकिन फिर भी तर्क शक्ति के विकास के लिए क्या करना होता है? कि तर्क शक्ति का विकास करना है तो बालक का शिक्षक का आमने सामने होना जरूरी होता है, या फिर विद्यार्थी को आमने सामने होता है। जैसे बच्चे को कोई भी समस्या है, कोई भी टॉपिक है, एक शिक्षक ने तो फ्रेम बना दी है, अब फ्रेम में भी बालक को ऐसा है, कई शब्द ऐसे होते हैं समझ में ना आए, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं उसको समझ में नहीं आते, तो उसको कैसे क्लियर करेगा? प्रश्न का उत्तर तो लिख देगा लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करेगा? इसलिए तर्क शक्ति उनका विकास तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। जो रेखीय विक्रम में सारी जो दोष हैं ये बहुत ज़्यादा वैसे दोष हैं जिससे कि बालक को नहीं समझे, क्योंकि कहते हैं शिक्षण कार्य में बालक और शिक्षक का आमने सामने होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है। कई चीज़ें शिक्षक नहीं, कई टॉपिक्स ऐसे रह जाते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते, जिनको शिक्षक और छात्र के मध्य कहते हैं आमने सामने होकर पूरे हो जाए, बच्चा अपनी समस्या को रखे, तो ये सारी चीज़ होती है। तो इसमें मौलिकता व तर्क शक्ति का बिल्कुल ही हास हो जाता है। 10वां बड़ा पॉइंट है जो है सामाजिक अभिप्रेरणा। अब सामाजिक अभिप्रेरणा क्या है? जब बालक संपर्क में नहीं आ रहा है शिक्षकों के, तो सामाजिक अभिप्रेरणा क्या है? समाज में कैसे सीखेगा? सामाजिकता उसमें कैसे आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। खुद कर रहा है, खुद सीख रहा है, तो उसमें सामाजिकता कैसे आएगी? नहीं आ सकती, क्योंकि इसका निर्माण करना शरीर नहीं होता। ये भी चीज़ है, जो ये इसका वो चीज़ है, तो इसमें सामाजिकता की अभिप्रेरणा कैसे होगा? सामाजिक, क्योंकि इसमें क्योंकि मालूम है कि इसको कैसे पूरा करना है, तो हर चीज़ इसमें पूरी चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि एक चीज़ के अंदर सारी चीज़ों को लिखना, उनका वो करना वो संभव नहीं है। तो जो ये अभिक्रम है, क्योंकि इसमें आवश्यकता को नहीं देखा जा रहा है, उसकी जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ है उनको नहीं देखा जा रहा है, उसको अकेले को करना है, बैठा बैठा स्वतंत्र है इसमें बालक, तो वो कैसे होगा? तो सामाजिक अभिप्रेरणा जब आती है, जब बालक समाज में आता है, दो लोगों के बीच में आता है, वो संस्कृति वातावरण के संपर्क में आता है, तो ये सारी चीज़ कब सीखता है? वो जब वो किसी के व्यक्ति के संपर्क में रहेगा, तो इसमें सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं। अब है अगला 11वां पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक जो शिक्षण है वो कब होगा? उपचार कब होगा? समस्या का समाधान कैसे होगा? उन समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा? जब बालक आमने सामने होगा। अब जो फ्रेम बना दी गए रेखीय विक्रम में 5 फ्रेम है, उसमें ही प्रश्न है, तो जब वो गलती कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको उत्तर पीछे दिख रहा है, वो भी देगा, तो उसकी गलती नहीं सुधर गई, तो लेकिन उपचारात्मक शिक्षण कैसे हुआ? उसको वो चीज़ समझ में नहीं आई, जब गलती करी तो उसको कोई वो नहीं था कि उसने देखा नहीं यार क्या गलती है, दोबारा मैंने लिख लिया, तो वो एक टीपने की वाली वो आ जाती है, रखने की टीपने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो उपचारात्मक शिक्षण नहीं है ये। और इसमें यही सारी दोष और सीमाएं हैं, आप इन सबको नोट कर सकते हो। संरचना, विशेषताएं, सीमाएं मैंने एक साथ में आपको पूरी चीज क्लियर कर दी, और ये जो रेखीय विक्रम है इसके सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए। इसके पद बता दिए आपको, संरचना बता दी इसकी, और इसकी विशेषताएं बता दी, सीमाएं बता दी, इसका पूरा इतिहास बता दिया, जो रेखीय विक्रम क्या है, और आपको पद बनाना तक बता दिया। तो आपको जो रेखीय विक्रम था इसकी मैंने सारी चीज समझा दी, और आपको डिटेल से सारी चीज समझा दी वैसे, और आप नोट करते रहेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से हमने आगे की समझना, अगर इनमें से कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो हम इसके सारे जहाँ तक है सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं कि इसकी संरचना में क्या है। उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्गठन। उद्दीपन बच्चा किसके प्रति करेगा? पाठ्य वस्तु की टॉपिक से प्रति। तो कैसे करेगा? एक शिक्षक ने डायग्राम बनाए, उसके माध्यम से। उद्दीपन क्या होता है अपन समझते हैं कि उद्दीपन वो होता है कि बालक को अंदर से उसकी आत्मा, मन, उसका मस्तिष्क ये कहे कि मुझे ये कार्य करना है। और उद्दीपन कैसे आता है कि वो भी उद्दीपन ऐसे आता है कि शिक्षक के माध्यम से, या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं किसी कोई ना कोई उसके अनुभवी व्यक्ति हो जिसमें अनुभव हो, तो वो उद्दीपन पैदा कर सकता है। और बालक में उद्दीपन पैदा पाठ्य वस्तु के प्रति कैसे होगा कि उसको उस विषय वस्तु के प्रति उसमें जागरूकता लाना। तो इसमें ये हुआ उद्दीपन एक स्वतंत्र। अब इसमें अनुक्रिया, जब उद्दीपन होगा तो अनुक्रिया जरूर होगी, ये सभी जानते हैं कि बच्चा अनुप्रेरित हो जाता है, उसमें रुचि जागृत हो जाती है, तो वो
क्रिया जरूर करेगा। क्योंकि अगर बालक को हम खेल में सिखा रहे हैं तो खेल में उसे देख लिया, 2-3 बालक खुद से देखा कैसे खेलता है, तो उसमें उद्दीपन आया, तो फिर वो आगे उसी खेल को खेलने की कोशिश करेगा, तो वो क्या होगी उसकी अनुक्रिया। मतलब किसी को देख कर भी सीखना, कुछ भी करना, क्यों अनुदेशन है, हम पढ़ रहे हैं, अभी अधिगम पढ़ रहे हैं, अनुदेश पढ़ रहे हैं, तो अनुक्रिया बालकों में, विद्यार्थियों में चीज होती है, अपन कोई चीज देखते हैं तो उसको करने की अपने अंदर से उद्दीपन पैदा होगा। तो उद्दीपक हुआ छात्र, उद्दीपन उसके अंदर की भावना और क्रिया। और पुनर्वलन, अगर वो अनुक्रिया कर रहा है, उसको कोई पुनर्वलन देने वाला है कि तुमने बहुत अच्छा किया, या फिर खराब भी किया, तो उसको बता दो कि तो आपकी गलती ये थी, आपने गलत ये किया, तो वो मत सुधार करेगा। तो पुनर्वलन का एक फायदा होता है, अच्छाई और बुराई दोनों चीज का पता लग जाता है। तो अपन की रेखीय वितरण की संरचना को उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्वलन। इसी प्रकार की विशेषताओं में बने सारे टॉपिक देख लीजिए, सक्रियता, करके सीखना, रचनात्मक, अनुक्रिया, आत्मशक्ति, तो ये सारी विशेषताएं थी। और विशेषताओं में से ही अपन की सीमाएं और दोष निकलते हैं। अपन भी जानते हैं कि अपन को भी पेपर में लिखना होता है तो विशेषता लिख लेते हैं, फिर सीमाएं दोष लिख लेते हैं। तो मैंने ये शॉर्ट में बताया, आपको पूरी चीज शॉर्ट में कर दी, लेकिन मैंने तो पूरे टॉपिक्स आपको समझा दिए हैं। तो विशेषताओं में हो गया सक्रियता, करके सीखना, रचनात्मक अध्ययन, अनुक्रिया, आत्मशक्ति, सरल और स्पष्ट। क्यों सरल? तो इसलिए है, स्पष्ट इसलिए पद है सामने, बालक के पढ़ रहा है और कर रहा है, प्रश्न के नीचे उत्तर भी है, तो सारी चीज टॉपिक्स में उत्तर है, फिर पीछे देख लेता है वो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जो ये रेखीय विक्रम है, ये छोटे कक्षा के बालकों के लिए बहुत उपयुक्त विधि है, क्योंकि बालक इसमें अच्छे से सीखता है, खुद कर लेता है, उसको डर नहीं रहता शिक्षक का कि मेरे पास शिक्षक मुझे डांट देंगे या कुछ कर देंगे, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार से खंड विधि है, टुकड़ों में पढ़ाया जाता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है ये, और लक्ष्य प्राप्ति है, उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है बालक, इसमें अच्छे से सीख सकता है, उसको जो सीखना है वो चीज़ आ जाती है। पदों का क्रम तार्किक है, जो तार्किक क्रम है कि मतलब ये टॉपिक उत्तर से वाक्य जुड़े होते हैं, और शिक्षक एक निर्देशक के रूप में है, मतलब जो भी पद तैयार किए होते हैं वो शिक्षक के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। और इसी प्रकार से अपने दोष देख लिए, ये संरचना देख ली, विशेषताएं देख ली, सीख दोष देख ली, तो ये सारी चीजें जहाँ तक मैं करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, क्योंकि इसी में से ये सारी निकली है। अब सीमाओं में देखा था, कल्पना, चिंतन, रचना, शक्ति, विकास में बाधा, प्रतिभाशाली, रुचि नहीं लेते, और विषय वस्तु में विधि, समय, शक्ति का है, तो ये सारी चीज अपने देख ली। और आज अपन का रेखीय विक्रम पूरा यही खत्म होता है, आगे अपन शाखीय विक्रम का अध्ययन करेंगे, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में रेखीय, शाखीय और कंप्यूटर रिलेशन तीनों टॉपिक्स हैं। तो आज देखिए यही खत्म होता है, इसी के साथ में धन्यवाद।